नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सीतिया। मित्रों, चुनाव की बेला है और देश में राजनीतिक नेता आए दिन नया नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, देश में संविधान बचाने की बात हो रही है, लोकतंत्र बचाने की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आजादी के 75 साल बाद अब एक ऐसा समय आ गया है जब लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। क्या यह सच है? इसकी परीक्षा करना बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने उन 3 मुख्यमंत्रियों को ला रहा हूं जो लगातार संविधान तोड़ने की बातें करते रहते हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ाते रहते हैं, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देते रहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। और इस चुनाव की बेला में वही तीनों मुख्यमंत्री संविधान का रोना रो रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। इन तीनों मुख्यमंत्रियों के बारे में मैं एक एक करके बात करूंगा। और ये तीनों मुख्यमंत्री या तो खुद इस तरह के बयान देते रहते हैं जिससे अलगाववाद की हवा आती है, बू आती है, या अपने मंत्रियों और अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को इस तरह के बयान दिलाते रहते हैं। तीनों ही मुख्यमंत्री कांग्रेस के नहीं हैं। वैसे भी कांग्रेस के अब देश में सिर्फ 3 ही मुख्यमंत्री बचे हैं, हालांकि पहले 2 थे, अब 3 हो गए हैं, तो प्रगति की है कांग्रेस ने। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे हैं, अभी अध्यक्ष तो नहीं है लेकिन सर्वोच्च नेता वही है। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी तो देश क्या विदेश में जाकर के भी कह चुके हैं कि भारत एक देश नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यानी वे इन 3 मुख्यमंत्रियों से भी बहुत आगे हैं। लेकिन आज हम चर्चा सिर्फ 3 मुख्यमंत्रियों की कर रहे हैं। उन पार्टियों के सांसद संसद में पहुंचते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन संसद से पास किए हुए कानून को नहीं मानते, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं और उसी चुनाव आयोग के अधीन चुनाव भी लड़ते हैं, केंद्र में मंत्री बनते हैं, लेकिन संसद से पास किए हुए कानून को मानते नहीं हैं। अपनी विधानसभा को ही सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था मानते हैं और अपनी विधानसभा से संसद के खिलाफ, संसद से पास किए कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करवाते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं ना चुनाव आयोग को मानते हैं। हाँ, मानते हैं, बहुत मजबूरी में मानते हैं और अपना रिजर्वेशन भी शो कर देते हैं। हम इन तीनों मुख्यमंत्रियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन। स्टालिन ने कल ही एक बयान दिया है कि वे तमिलनाडु में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होने देंगे। नागरिकता संशोधन कानून संसद से पास किया हुआ कानून है, तो आप संसद को मानते हैं या नहीं मानते? आप संविधान को मानते हैं या नहीं मानते? आप लोकतंत्र को मानते हैं या नहीं मानते? सवाल तो आप पर ही खड़ा होता है। लेकिन आपने चुनाव में मुद्दा बनाया है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई संसद से पारित कानून को नहीं मानते। उनकी पार्टी के बहुत बड़े नेता जो संसद के सदस्य भी हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, मैं ए राजा की बात कर रहा हूं, पिछले 3 साल से तमिलनाडु को भारत से अलग करके अलग तमिलनाडु राष्ट्र बनाने की आवाज उठाते रहते हैं। स्टालिन ने कभी उनके खिलाफ ना कार्रवाई की, ना उनसे पूछा, ना उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। और डीएमके तो छोड़िए, स्टालिन तो छोड़िए, यूपीए ने कभी नहीं पूछा, इंडिया अलायंस ने कभी नहीं पूछा, कभी स्पष्टीकरण नहीं मांगा उनसे कि इस तरह की बयानबाजी अलगाववाद की आपके यहां से क्यों हो रही है। और तमिलनाडु से सनातन के खिलाफ जो बार बार आवाजें उठती हैं, वह इसलिए उठती हैं क्योंकि यह राष्ट्र सनातन संस्कृति पर आधारित है। तो इस सनातन संस्कृति के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब यह है कि आप देश को तोड़ना चाहते हैं। स्टालिन खुद राज्यपाल का पद खत्म करने की वकालत करते हैं। राज्यपाल के खिलाफ, यानी केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र की चुनी हुई सरकार के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पास करवाते हैं।
तमिलनाडु में सीबीआई की जांच पर रोक लगा देते हैं। विधानसभा से एक देश एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पास करवाते हैं। अब हम दूसरे मुख्यमंत्री की बात करते हैं, ममता बनर्जी। वह भी खुलेआम कह रही हैं कि संसद से पारित नागरिकता संशोधन कानून को अपने बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। ये अब उनका बंगाल है, इस देश का बंगाल नहीं है, इस देश का हिस्सा नहीं है। उस पर संविधान लागू नहीं होता, उस पर संसद का कानून लागू नहीं होता। और वह कह रही है कि ना सीएए लागू होने देंगी, ना नागरिकता रजिस्टर बनने देंगी, क्योंकि नागरिकता रजिस्टर बना तो बांग्लादेशियों की पहचान हो जाएगी, जो उनको जिताने में सबसे ज्यादा सहायक है। बंगाल में बहुत सारी ऐसी जगहें बन चुकी हैं जहां केंद्रीय एजेंसियां तो बहुत दूर की बात, राज्य की पुलिस भी नहीं घुस सकती। अगर वे उनके इलाकों में घुस जाएं तो उन पर हमले होते हैं, कई बार हत्या भी कर दी जाती है। और ममता बनर्जी केंद्रीय जांच एजेंसियों या अपनी ही पुलिस के साथ खड़ी नहीं होती, वह केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ धरने पर बैठ जाती हैं, क्योंकि वे सब उनकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और उनकी सरकार बनाए रखने में सहयोगी हैं। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें ममता बनर्जी अलगाववाद को हवा देती हुई दिखाई देती हैं। अभी हाल की घटना है, एनआईए जो आतंकवादी वारदातों की राष्ट्रव्यापी जांच के लिए संसद के कानून से बनाई गई एजेंसी है, और यह कानून एनडीए सरकार ने नहीं बनाया था, यूपीए सरकार के समय बना है। यह एजेंसी यूपीए सरकार ने बनाई थी, जिसमें ममता बनर्जी भी एक समय में थी। और यह एनआईए मेदिनीपुर में 2022 में हुए एक विस्फोट की जांच करने गई थी। यह विस्फोट तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर में उस समय हुआ था जब वहां पर बम बनाए जा रहे थे। जैसे ही एनआईए की टीम उस गांव में घुसी, उस टीम पर हमला हो गया। भाई सीबीआई पर तो हमले होते रहे हैं, ईडी पर भी हमले हुए, लेकिन एनआईए जो आतंकवाद के खिलाफ जांच कर रही है, उस पर ही आतंकवादी हमला हो रहा है। और यह बंगाल में ही संभव है। यह देश के लोकतंत्र और देश की संवैधानिक संस्थाओं को खुली चुनौती है। और ममता बनर्जी हमलावरों के साथ खड़ी है, उनके पक्ष में धरना दे रही है। जहां पर हमला हुआ है वहां पर वह रैली करती है। तीसरे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिनकी चर्चा आजकल हर रोज होती है, क्योंकि वह जेल में जाने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे और पूरे देश को चुनौती दे रहे हैं, लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, संविधान को चुनौती दे रहे हैं, नैतिकता को चुनौती दे रहे हैं। वे दिल्ली और पंजाब में अपनी अलग सल्तनत चलाना चाहते हैं। आए दिन विधानसभा का सत्र बुला करके केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास करते हैं, प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए कामों की आलोचना करते हैं। प्रधानमंत्री ने या देश की सरकार ने किसको राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया, उसकी भी आलोचना करते हैं और राष्ट्र सम्मान वापस लेने के प्रस्ताव पास करते हैं। तो एक अलग सल्तनत उन्होंने बना ली है जो देश से अलग दिखाई दे रही है। और दुर्भाग्य यह है कि देश की अदालतें भी उनके साथ खड़ी हैं। उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 बार याचिका दाखिल हुई और तीनों ही बार हाई कोर्ट ने यह कहकर याचिका ठुकरा दी कि यह अदालत का काम नहीं है, प्रशासन का काम है, यानी केंद्र सरकार का काम है, उपराज्यपाल या राष्ट्रपति का काम है। अगर वे नहीं कर रहे और आपके पास कोई हाई कोर्ट में आया है तो क्या यह आपका काम नहीं है? आप आए दिन पीआईएल लेते रहते हैं और जिससे कोई वास्ता नहीं होता उस तरह के आप जो है फैसले देते रहते हैं। लेकिन अब यह जो संकट खड़ा हुआ है, अगर उपराज्यपाल कुछ नहीं कर रहे, अगर राष्ट्रपति कुछ नहीं कर रहे, अगर मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही राजनीतिक वजह से, तो क्या यह अदालत का काम नहीं है? लेकिन केजरीवाल सिर्फ भ्रष्टाचार में नहीं फंसे हुए हैं, यह देखना चाहिए। उन पर अलगाववादी खालिस्तानियों के साथ साठगांठ का आरोप भी है।
खालिस्तानियों ने चुनाव जीतने के लिए उन्हें 134 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। उस चंदे के कारण ही वह दिल्ली, पंजाब और गोवा में अपनी पैठ जमा पाए, गुजरात में अपनी पैठ जमा पाए और राष्ट्रीय दल बन गए। और इस चंदे का खुलासा खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने किया है। तो मैंने खुल मिलाकर के आपको उन तीनों मुख्यमंत्रियों के बारे में बताया जो देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बड़ा खतरा है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।